अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, आप लोग इस्तकबाल है अक्सर एकेडमी पर। और हम लोग बात कर रहे हैं बाब नंबर 2, हयातियाती दर्जाबंदी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने कल कंसेप्ट देखे थे जो अलग अलग साइंसदानों ने दर्जाबंदी के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए दिया था। तो हयातियाती दर्जाबंदी के लिए अलग अलग कंसेप्ट थे। उसमें अरस्तु था, अरस्तु ने शक्ल की बुनियाद पर, मॉर्फोलॉजी की बुनियाद पर कंसेप्ट दिया था। उनके बाद कार्लिनियस आए थे, उन्होंने दर्जाबंदी के दो किंगडम दिए थे, दो खानदान की बात किए थे, एक एनिमेलिया और एक प्लांटी। उसके बाद बहुत सारे साइंसदान क्या सोचते थे उस पर डिस्कस हुए कि वो सोचते थे कि खलिए की किस्म के मुताबिक और खलवी दीवार के मुताबिक, मरकज़ी झिल्ली के मौजूदगी गैर मौजूदगी के मुताबिक, जिस्मानी तंजीम के मुताबिक और गज़ा हासिल करने के मुताबिक क्या होना चाहिए, ये भी प्रॉपर्टीज होना चाहिए, ये भी खसूसियात होना चाहिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर शामिल। क्योंकि जानदारों के अंदर इस लेवल पे, इस सतह पर, इन खसूसियात के अंदर भी हमको क्या देखने को मिलता है, फर्क देखने को मिलता है। ना कि सिर्फ उनकी शक्ली बुनियाद पर हम उनको तकसीम कर सकते हैं, दर्जाबंदी कर सकते हैं। तो उसके बाद ये हुआ कि विट्टेकर आए, विट्टेकर ने पूरा अपना नजरिया पेश किया, उन्होंने फिर दर्जाबंदी की। तो उन्होंने दर्जाबंदी के अंदर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनेमेलिया, इन 5 किंगडम्स के अंदर सारे जानदारों को, सारे लाइफ फॉर्म को, सारे ऑर्गेनिजम्स को क्या किया, तकसीम किया, डिवाइड किया और उनको अलग अलग ग्रुप में रखा। तो अब उनके अलग अलग प्रॉपर्टीज की कल हमने बात किए थे, तो हमने फिर उन प्रॉपर्टीज जिसकी बुनियाद पे उन्होंने डिवाइड किया उनकी भी हमने बात किए थे टेब्यूलर फॉर्म के अंदर, एक चार्ट के जरिए। अगर आप इन चार्ट को बहुत आसानी से अपने घर में बनाकर अगर चिस्पा कर लेते हैं तो बहुत सारी बातें जो रहेगी वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। फिर हमने एक एक करके कल हमने ये कहा था कि मोनेरा के, हमने कहा था कि जो जानदार है 5 किंगडम सिस्टम में किस तरह से उनको रखा गया। तो हमने उसमें एग्जांपल देखे थे, जैसे फंजाई की बात करें तो उसकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से बनी होती है। ग्रीन प्लांट्स की बात करें तो वो सेल्यूलोज से बनी होती है। इसका मतलब क्या होता है कि खलवी दीवार के अंदर भी फर्क है, इसलिए फिर उन्होंने आगे चल के उनको क्या किया, तकसीम किया। इसी तरह से सियानो बैक्टीरिया की हमने बात किए थे, क्लाइमाइडोमोनास की बात किए थे, यूग्लिनॉइड्स की बात किए थे, है ना। ये सारे कल हमने मिसालें देखी है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने इनको टेब्यूलर फॉर्म में इनके डेफिनेशन देखे और फिर हमने ये कहा था कि हम जो एनिमल है और जो प्लांट है, ये दो जो किंगडम है इनकी स्टडी हम बहुत डिटेल में 2 अलग चैप्टर्स के अंदर करेंगे, जिसको हमने बाब नंबर 4 और बाब नंबर 3, वहां पर हम इसको स्टडी करेंगे। अलबत्ता मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई, उसकी स्टडी हम इस सबक में कर रहे हैं। तो कल हमने किंगडम मोनेरा देखा था, किंगडम मोनेरा के बाद हमने किंगडम प्रोटिस्टा देखा था। तो किंगडम मोनेरा के भी अंदर हमने बहुत सारी तरतीब देखी थी, जैसा आर्चो बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, और उसी के साथ फिर हमने लास्ट वहां पर दूसरा और किंगडम प्रोटिस्टा की बात किए थे। किंगडम प्रोटिस्टा में भी हमने अलग अलग उनकी टाइप्स की बात किए थे, जैसे क्राइसोफाइस, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड, स्लाइम बोस एंड प्रोटोजोआस की हमने बात किए थे, ठीक है। तो इस तरह से कल हम लोगों ने यहाँ तक बात कर लिए थे। अब आज हम जो शुरुआत करने वाले हैं वो शुरुआत हम करने वाले हैं किंगडम फंजाई। किसकी करने वाले हम, किंगडम फंजाई की हम बात करने वाले हैं। तो कल कितने लोगों ने घर में, क्योंकि कल का और आज का जो टाइम का डिफरेंस अगर देखेंगे तो बहुत कम है, लेकिन आपको स्टडी करना था, तो अगर आप लोगों ने उसको ज्यादा अच्छे से स्टडी किया होगा तो हम आगे और अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने स्टडी किया होगा कल, बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने नहीं किया तो आज उनके ऊपर जो बर्डन है वो बढ़ जाता है, लेकिन उस बर्डन को आप रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो चूंकि हमारी क्लास 2 से 4 होती थी, अब वो आज नहीं होगी। तो आपके पास 2 से 4 5 बजे तक का पूरा वक्त है। आप उस वक्त में आज जितना भी हम पढ़ेंगे उसको अच्छे से रिवाइज करिए, कल हमने जो पढ़ा था उसको रिवाइज करिए। इंशाल्लाह ये चैप्टर भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आ जाएगा, ठीक है। तो कल का जो वक्त है आपके पास वो इतना ज्यादा अगर नहीं है तो आज उस आपके पास को कंपनसेट करने के लिए, उसको बराबर करने के लिए मौका है। 2 बजे से 4 बजे तक भी आप अच्छे से पूरे पॉइंट्स को आज पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपने टाइम पास नहीं करना है कि आज 2 से 4 क्लास नहीं है और आप सो गए या आप किसी और काम में मशगूल हो गए, नहीं, ऐसा नहीं है। 2 से 4 की जो क्लास है वो क्लास तो अभी हो जा रही है आपकी, लेकिन वो 2 से 4 का जो वक्त है आपका, आप उसको इस्तेमाल करेंगे। अभी से अपने जहन को
साजी कर लीजिए, जहन को अभी से बना लीजिए, अभी से तय कर लीजिए, ठीक है ना। नहीं तो फिर वक्त ऐसा ही पास हो जाएगा। अगर आपने डिसाइड नहीं किया, डिटर्मिनेशन नहीं किया, फैसला अगर अभी आपने नहीं लिया, तो आपका वक्त जाया हो जाएगा, ठीक है। अभी फैसला लीजिए कि वो वक्त आप इस्तेमाल करने वाले हैं स्टडी के लिए। चलिए बात करते हैं किंगडम फंजाई की। तो हमने कहा कि हमारे पास जो किंगडम्स है उनमें मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई। तब हम फंजाई की बात कर रहे हैं ना। फंजाई के मामले में भी अगर आप देखेंगे तो जब से हम ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो हम ऑर्गेनिज्म को या तो कहते हैं ऑटोट्रोपिक या तो कहते हैं हेटेरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक मतलब वो जो खुद कफील है, अपनी गिजा खुद बनाएंगे, और हेटेरोट्रोपिक मतलब वो जो गैर खुद कफील है, अपनी गिजा के लिए किसी और पर मुनहसिर हो गए। तो इस बुनियाद पे भी कि उनके खाने का तरीका क्या है, गिजा को हासिल करने का तरीका क्या है, इस बुनियाद पे हमने जानदारों को डिवाइड किया हुआ है, अलग अलग खानदान उनके बनाए हुए हैं। तो इसी बुनियाद पे यहाँ पर जो फंजाई है, ये फंजाई हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ये कैसे जानदार है? हेटेरोट्रॉफिक उज़ुइयों में फंजाई यानी फफूंदी किंगडम की जगह बेमिसाल है। यानी अब अगर आपको कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म देखना है जो फुल फ्लैश हेटेरोट्रॉफिक है, वो किसी और के ऊपर मुनासिर है, तो उसकी सबसे अच्छी मिसाल कौन है? फंजाई। फिर शक्ली साख्त की बात करें, वकू के लिहाज से अगर बात करें तो इनमें बहुत ज्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा? इख्तलाफ देखने को मिलेगा। शक्ली साख्त तो इनके बाद जो शक्ली साख्त होती है वो बहुत डिफरेंस होता है, उसमें बहुत ज्यादा फर्क होते हैं। कैसे होते हैं हम आगे देखेंगे। वकू के एतबार से देखें, रहने की जगह के एतबार से, सर्वाइव करने के एतबार से देखें, जो जगह पे वो रहते हैं वो भी बहुत डाइवर्स है, बहुत अलग अलग है, उसमें भी बहुत ज्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा? फर्क देखने को मिलेगा। यहाँ जब हम इख्तलाफ की बात करते हैं तो जिस तरह से हमारे इख्तलाफ, इस तरह के इख्तलाफ की यहाँ बात नहीं हो रही, यहाँ इख्तलाफ की बात हो रही है वेरिएशन की, फर्क की, मुख्तलिफ की, ठीक है ना। आपने अक्सर सुना होगा फफूंद वाली रोटी, यानी ऐसी रोटी जिसके ऊपर क्या आ जाते हैं? फफूंद। और अक्सर इस तरह के हम देखते हैं जो ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर फफूंद है, या हमारी बहुत दिन की रोटी रखी हुई है तो उसके ऊपर फफूंद। तो इस तरह की ग्रीन पैचेस, हरे कलर के पैचेस उसमें आ जाते हैं। इसी तरह से सड़े हुए फलों पर भी आपने क्या देखा होगा? फंजाई को देखा होगा। आम मशरूम, आमतौर पे मशरूम, या जिसको हम क्या कहते हैं? कुकुरमुता। क्या कहते हैं हम उसको? कुकुरमुता। ये भी कौन है? फंजाई। अक्सर आप लोगों ने बचपन में देखा होगा कि ऐसी जगह जहां पर कीचड़ रहता है, मड रहता है, और वहां पर अक्सर हमको क्या देखने को मिलती है? छोटी छोटी, जिनको हमारे झोपड़ियां। तो वो बेसिकली कुकुरमुता, वो मशरूम, वो भी किसकी एग्जाम्पल है? वो भी किसकी मिसाल है? फंजाई। फिर सरसों के पत्तों की अगर बात करें तो सरसों के पत्तों पर आपको क्या दिखाई देंगे? सफेद धब्बे। ये जो सफेद धब्बे होते हैं ये तूफेली फंगस के होते हैं। तूफेली फंगस मतलब ऐसे फंगस जो उस सरसों के पत्तों के अंदर जाके अपनी जिंदगी गुजारते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? तूफेली। के लिए हम बार बार इंग्लिश में जो वर्ड यूज कर रहे हैं, मैं बार बार उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि वो आपको हमेशा याद रहे। तूफेली मतलब पैरासिटिक। तूफेली मतलब पैरासिटिक। कल भी मैंने कहा था पैरासाइट, ठीक है। तो तूफेली फंगस की वजह से होते हैं। कुछ यककल्बी फंजाई भी है, कुछ खलवा या फंजाई ऐसे है जो यककल्बी है, उसकी मिसाल है ईस्ट। उसकी मिसाल है ईस्ट। तो ये कहाँ देखने को मिलेगा? ये डबल रोटी। या अभी हाँ, एक चीज और है कि ये जो सिंगल यानी यककल्बी फंजाई है, जिसकी मिसाल हम ईस्ट की बात कर रहे हैं, इसको डबल रोटी बनाने में या इसको बियर बनाने में, शराब बनाने में क्या करते हैं? वाइन बनाने में यूज करते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि अब आप लोगों में से वो लोग जो औरंगाबाद से है उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि हमारे पास जो नान बनता है उस नान के अंदर भी हम क्या करते हैं? ईस्ट। इसी तरह से जो पाव बनते हैं हमारे पास, वो भी उसमें भी क्या डाला जाता है? ईस्ट, ठीक है। तो इस तरह से वो सारी चीजें जहां पर आपको पफीनेस होती है फूड के अंदर, क्रंची नहीं, क्रंची में थोड़ा डिफरेंस होता है, जब पफी होते हैं उसके अंदर हमको क्या देखने को मिलता है? इस ढोकला है उसमें भी, तो ठीक है। तो वहां पर ये सिंगल यानी यककल्बी फंजाई का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा। खमीर भी हम उसको कहते हैं, आमतौर पर हम उसको क्या कहते हैं? हमारे पास खमीर भी कहते हैं, ठीक है। दिगर फंजाई, दिगर फंजाई पौधों और जानवरों में क्या करते हैं? बीमारियां पैदा करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर गेहूं के अंदर बात करें तो गेहूं के अंदर रस्त,
पिक्सीनिया, ये आप आगे चल के, मैंने इससे पहले भी कहा कि जब हम एक पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जहां पर हम बीमारियों की बात करेंगे, ठीक है, प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, तो वहां पर हम ये रस्ट पुक्सीनिया, ये बीमारी को भी पढ़ेंगे कि वजह से होता है। यानी ये जो आपको दिख रहा है, ये जो रस्ट यानी जंग की तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसी तरह से कुछ एंटीबायोटिक्स, कुछ फंजाई होते हैं जिनसे हम एंटीबायोटिक्स, जिसको क्या कहा जाता है, जिद्दे हयात हासिल करने का क्या होता है, जरिया, जैसे पेनिसिलियम, अगर आप देखेंगे तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है थैंक्स टू पेनिसिलियम ही विल कम होम, कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और उस वर्ल्ड वॉर के अंदर बहुत सारे जो फौजी गए थे उनको बीमारी हो गई थी, उस बीमारी से बचाने के लिए उनको क्या दिया गया था, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स दिया गया था, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ही विल कम बैक, ठीक है। तो पेनिसिलिन की दरियाफ्त इस तरह से हुई थी, पेनिसिलियम क्राइसोजिनम ना। फंजाई जो होते हैं ये हवा में, पानी में, मिट्टी में और जानवरों और पौधों पर गर्ज हर जगह पाए जाते हैं। अगर फंजाई की बात करें तो ये आपको हर जगह दिखाई देंगे। नमू के लिए इनको क्या चाहिए, इनकी जो नमू है, इनकी जो ग्रोथ है, इनकी जो अफजाइश है, इनके जो सर्वाइवल है, उसके लिए क्या चाहिए, तो उसके लिए उनको चाहिए गर्म और मरतूब जगह। क्या चाहिए उनको, गर्म और मरतूब जगह चाहिए, जहां पर ये क्या करेंगे, अपनी ग्रोथ करेंगे, जहां पर इनकी पैदाइश होंगी, जहां पर ये सरवाइव करेंगे। इसी देखिए कि जो ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा बॉडी में पसीना वगैरह या डस्ट मिट्टी वगैरह और उनके वहां टेम्परेचर, उनको आप देखेंगे कि फंजाई की ज्यादा शिकायतें होती है, बीमारी होती है। फिर यहाँ पर ये पूछा गया है कि कभी आपने सोचा है कि खाने को क्यों रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, तो खाने को रेफ्रिजरेटर में इसलिए रखा जाता है ताकि उनको बैक्टीरिया या फंगस के इन्फेक्शन से, यानी बैक्टीरिया की और फंगस की ग्रोथ होने से वहां पर क्या कर सके, बचाया जा सके। इसलिए हम उनको क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में, फ्रीज में उनको रखते हैं ना। फंजाई की अगर बात करें तो जो फंजाई है ईस्ट, उनके अलावा जो यककल्बी होते हैं, यानी अगर ईस्ट की बात करें तो ईस्ट के अलावा जो यककल्बी जानदार होते हैं वो धागेदार होते हैं। उनके अंदर आपको बहुत सारे जो स्ट्रक्चर दिखेंगे वो धागेदार दिखेंगे। ये जो धागेदार होता है उसको बोला जाता है हाइफी। क्या बोला जाता है, हाइफी। तो इनके जो जिस्म होते हैं लंबे, मुहिम, धागेदार, साख्त के हाइफी, क्या बोला जाता है उनको, हाइफी। तो जो हाइफी होते हैं यानी धागेदार एक स्ट्रक्चर होता है उसको कहा जाता है हाइफी। हाइफा के नेटवर्क को, और बहुत सारे अगर हाइफी जुड़ते हैं यानी बहुत सारे धागे अगर जुड़ जाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, गुच्छा। इसी तरह से बहुत सारे धागे हैं, सिंगल है, उनको हम हाइफी कह रहे हैं। और जब बहुत सारे हाइफी एक जगह आ जाते हैं तब वो बनाते हैं माइसीलियम। क्या बना देते हैं वो, माइसीलियम। फिर कुछ हाइफा टिब्यूल्स, कुछ क्या बनाते हैं, हाइफा टिब्यूल्स का तसलसल होते हैं जो मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, इनके पास क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म भरे होते हैं। यानी यहाँ पर कुछ हाइफा इनमें से ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। यानी वो जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर आपको एक से ज्यादा न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, एक से ज्यादा मरकजा देखने को मिलेगा, एक से ज्यादा डीएनए स्टोर देखने को मिलेगा। उन्हें कोइनोसाइट क्या कहा जाता है, उन्हें कोइनोसाइटिक हाइफा। क्या कहा जाता है उनको, कोइनोसाइटिक हाइफा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। कोइनोसाइटिक का मतलब क्या होता है, कोइनोसाइटिक हाइफा का मतलब ये होता है कि आपके पास सिंगल सेल है, एक खलिया है और उस एक खलिए के अंदर क्या है, मैनी न्यूक्लियस या मल्टीपल न्यूक्लियस या एक से ज्यादा मरकज है, तब उस कंडीशन को कहा जाता है कोइनोसाइटिक। क्या कहा जाता है इसको, कोइनोसाइटिक। नाउ इसी तरह से अगर दीगर फंजाई की बात करें तो कुछ फंजाई ऐसे भी होते हैं जिनमें जो हाइफा होता है उस हाइफा के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, क्रॉस वॉल। क्या देखने को मिलता है, क्रॉस वॉल, एक बीच में दीवार देखने को मिलती है। उस क्रॉस वॉल को कहा जाता है सेप्टा। क्या कहा जाता है उसको, सेप्टा। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो फंजाई है, इन फंजाई के ये खलिए हैं और इनके बीच में ना क्रॉस वॉल है। ये जो क्रॉस वॉल है, इस क्रॉस वॉल को क्या कहा गया, सेप्टा। और इस क्रॉस वॉल की वजह से यहाँ पर देखिए सेल, एक एक सेल के अंदर एक एक सेल के अंदर एक एक
न्यूक्लियस है। तो इस तरह की जब कंडीशन होती है तो इस कंडीशन को कहा जाता है सेप्टेड हाइफी, और जो कोइनोसाइटिक वाली कंडीशन में हमने कहा था उसको कहा जाता है नॉन सेप्टेड हाइफी। तो जो फंजाई होते हैं उन फंजाई को दो और ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, सेप्टेड, नॉन सेप्टेड। सेप्टेड का मतलब ये है जिनके बीच में वॉल होगी, क्रॉस वॉल होगी, उनके दरमियान दीवार होगी जिसकी वजह से न्यूक्लियस या वो खलिए सेपरेट होगी। और नॉन सेपरेट मतलब वहां पर जहां पर बीच में कोई दीवार नहीं है, सारे न्यूक्लियस एक जगह एक ही सेल के अंदर मौजूद है। फिर फंजाई की जो खलवी दीवार है वो काइटिन, फंजाई की जो खलवी दीवार है वो काइटिन और पॉलीसेकेराइड किससे बनी हुई है, पॉलीसेकेराइड की बनी हुई है। तो इनकी जो दीवार है, जो खलवी दीवार है, वो खलवी दीवार एक तो काइटिन से बनी हुई है, दूसरा किससे बनी हुई है, पॉलीसेकेराइड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आपको याद रखना है कि जो फंजाई है, इन फंजाई की जो खलवी दीवार है, ये खलवी दीवार किस मटेरियल से बनी हुई है, काइटिन। किससे बनी हुई है, काइटिन। दूसरा, इस काइटिन को कहा जाता है पॉलीसेकेराइड। इसी काइटिन को आगे चल गया क्या कहते हैं हम, तो पॉलीसेकेराइड। तो इसमें कुछ पॉलीसेकेराइड मटेरियल्स भी होते हैं। हम आगे चल के और इनको यही बातों को थोड़ा और रिवाइज करेंगे अलग अंदाज में। तो उम्मीद रहेगी कि आपको यहाँ जितनी बातें हमने पढ़ी है वहां पर और ज्यादा क्लियर होगी और ज्यादा समझ में आएगी। जैसा मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हर सबक के अंदर किसी ना किसी तरह से रिपीट हुए हैं, तो हमको समझना पड़ेगा कि नीट के अंदर ऐसा कितना सिलेबस है जो रिपीटेड है। यानी उसको अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो आपको अब दूसरी चैप्टर में उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, यानी आप आपका वक्त वहां बचा सकते हैं। अगर आप वहां पर अपना वक्त बचा लेते हैं इसका मतलब आप दूसरे बहुत सारे पॉइंट्स को क्या करेंगे, लर्न करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहां पर किसी को कोई डाउट है? नाउ कुछ फंजाई ऐसे भी है, कुछ फंजाई ऐसे भी है जैसे बेशतर फंजाई जिनको क्या कहते हैं हम, हेटेरोट्रॉफिक है, जो बेजान सबस्ट्रेट, बेजान सबस्ट्रेट, बेजान सबस्ट्रेट, यहाँ जो वर्ड है वो ये है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट बेसिकली कहा जाता है जो खाने के लिए मुहैया किया जाए। तो बेजान सबस्ट्रेट से नामियाती मादों को जज्ब करते हैं, यानी ये क्या करते हैं, जो भी बेजान है, लकड़ी है, पत्ते हैं, कोई जानदार है, ये सब बेजान है, उनसे वो क्या हासिल करेंगे, नामियाती यानी ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मटेरियल को वो क्या करेंगे, वहां से हासिल करेंगे। जैसा जैसे आपका प्रोटीन है, ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, ये ऑर्गेनिक मटेरियल को क्या करेंगे, वहां से हासिल करते हैं। लिहाजा इनको दूसरे लफ्ज में क्या कहा जाता है, सेप्रोफाइट्स। इनको क्या कहा जाता है, सेप्रोफाइट्स। तो कुछ हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, कुछ सेप्रोफाइट्स होते हैं जो सड़ी गली चीजों के ऊपर अपनी लाइफ सरवाइव करते हैं, और जो सड़ी गली चीजें हैं उनसे वो ऑर्गेनिक मटेरियल हासिल करते हैं, इसलिए उनको सेप्रोफाइट्स भी कहते हैं। फिर वो जो अपनी ग़िज़ा जानदार पौधों या जानवरों से हासिल करते हैं उन्हें पैरासाइट कहते हैं, या उनको क्या कहते हैं, तूफैलिए। यानी कुछ ऐसे फंजाई भी है जो किसी और जानदार के जिस्म में जाकर रहेंगे, वहां पर जाके वो सरवाइव करेंगे, उनके पास से वो न्यूट्रिएंट हासिल करेंगे, उनसे पास से वो पानी हासिल करेंगे, और इस तरह से उनके पास से वो नामियाती मादे हासिल करेंगे। तब उनको कहा जाता है पैरासाइट, या उनको कहा जाता है तूफैलिए, यानी बिन बुलाया मेहमान। ठीक है, फिर कुछ और ऐसे भी है ये अलगी के साथ मिलकर, यानी अभी कुछ फंजाई ऐसे भी हैं जो क्या करेंगे, अलगी के साथ मिलेंगे। कुछ फंजाई ऐसे भी है जो किसके साथ मिलेंगे, अलगी के साथ मिलेंगे। और अगर वो अलगी के साथ मिलते हैं तो अलगी के साथ वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में, तो उस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को कहा जाता है सिम्बायोट, या उसको कहते हैं सिम्बायोसिस। तो वो वहां पर क्या शो करेंगे, सिम्बायोटिक रिलेशन, सिम्बायोसिस, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। जैसा मियाँ बीवी में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, भाई बहन में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, भाई भाई में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वैसे ही अलगी और फंजाई, इन दोनों के बीच में क्या होती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अलगी और फंजाई, इनके बीच में भी क्या होती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। और जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है तो उनको कहा जाता है लाइकेन्स। क्या कहा जाता है उस कंडीशन को, लाइकेन्स।
ये लाइकेंस आपने देखा होगा, लाइकेंस बेसिकली किसको कहते हैं? जिसको हम कहते हैं दगड़ फूल। हमारे घर में जो मसालों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, मसालों में जिस चीज को हम इस्तेमाल करते हैं ना, ये देखिए, ये है, इनको हमारे घर के मसालों में इस्तेमाल करते हैं, उनको कहा जाता है दगड़ फूल। ये दगड़ फूल बेसिकली कौन है? लाइकेंस है। यानी जो नान खलिया, औरंगाबाद में स्पेशली नान खलिया बनता है, उस नान खलिए के अंदर लाइकेंस, दगड़ फूल इस्तेमाल होते हैं। पहले जमाने में ये जो दगड़ फूल वगैरह है, यानी हमारा जो खाना है उसमें जो मसाले हैं, वो मसाले बेसिकली क्यों डाले जाते थे? अगर आप कभी इसको सोचेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जिस तरह से हम किसी भी बीमारी के लिए दवा इस्तेमाल करते हैं, तो पहले जमाने में ये इस तरह से सोचा जाता था कि हमारे लिए हेल्दी फूड क्या होगा, हेल्दी खाना क्या होगा। उस हेल्दी खाने के हिसाब से हमारे पास दगड़ फूल डाला जाता है। आज की रिसर्च ये कहती है कि ये लाइकेन को हम एंटी कैंसर भी यूज कर सकते हैं। कैंसर से बचने की दवा के तौर पर भी लाइकेंस को यूज किया जा रहा है, उनके ऊपर रिसर्च चालू है। इसका मतलब यह है कि लाइकेंस भी हमारे खानों में अगर है तो वो इसलिए है ताकि हम कुछ बीमारियों से बचे। लेकिन चूंकि हमारा जबान का टेस्ट, मजा, इसके चक्कर में या इसकी बुनियाद पर हमने बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टी हमारे खानों की क्या कर दी है? खो दी है। खैर, वो एक अलग मौजू है ना। आला पौधों की अगर बात करें तो आला पौधों के अंदर क्या होता है? उनकी जड़ों के अंदर फंजाई होते हैं। वो फंजाई उनकी जड़ों के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं। उस तरह के जो फंजाई होते हैं उनको कहा जाता है माइकोराइजा। क्या कहा जाता है उनको? माइकोराइजा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि हमने कहा कि कुछ फंजाई है हेटेरोट्रॉफिक, कुछ फंजाई है जिनको हमने कहा सेप्रोफाइटिक, कुछ फंजाई है जिनको हमने कहा कि वो कैसे होते हैं? पैरासिटिक। फिर हमने कहा कि कुछ फंजाई ऐसे हैं जो कैसे हैं? सिम्बायोट। कुछ फंजाई है जिनको हमने कहा कि वो कौन है? माइकोराइजा। वो कौन है? माइकोराइजा, जो किसके साथ होते हैं? प्लांट की जड़ों के साथ होते हैं। तो ये प्लांट है, उसकी जड़ों के साथ कौन है? फंजाई है। ये फंजाई क्या करेगा? ये फंजाई इस प्लांट को पानी प्रोवाइड करेगा, वाटर देगा, और बदले में जो प्लांट है, जो दरख्त है, उसको रहने के लिए क्या देगा? न्यूट्रिएंट देगा, नामियाती मादे देगा, ऑर्गेनिक मटेरियल देगा। इस तरह से उन दोनों के बीच में क्या है? एक जोड़ है, एक बंधन है, एक अंडरस्टैंडिंग है, जिसके जरिए वो क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। यहां पर किसी को कोई डाउट है? बात समझ में आई? ठीक है। तो ये फंजाई के इतने सारे टाइप्स है, इतने सारे उनके रिलेशंस है, इसको अच्छे से याद रखना है। एक टेबल बनाइए, एक चार्ट बनाइए और स्पेशली उसको लिखिए ना। अब अगर फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, फंजाई के अंदर अगर तौलीदी अमल की बात करें, तो फंजाई में जो तौलीद होती है, तो फंजाई में नबाती तौलीद टूटने, फिजन और बडिंग के जरिए होती है। अब ये नबाती तौलीद क्या है? नबाती तौलीद यहां पर बेसिकली है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन से वाले के लिए बोला जा रहा है? आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली उजाती और जाती तौलीद, यानी रिप्रोडक्शन के भी दो सिस्टम है, एक है आसेक्सुअल, एक है सेक्सुअल। तो यहां पर आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को उन्होंने क्या ट्रांसलेट कर दिए? नबाती। कुछ जगह पर उन्होंने ट्रांसलेट कर दिया है उजाती। क्या कर दिए हैं? उजाती, जाति, इस तरह से भी वो ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन अभी हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब ये बात हो रही है तो ये बात किसकी हो रही है? आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है वहां पर कोई भी रिप्रोडक्टिव सेल, एग या नुतफा इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है। इस तरह के जब रिप्रोडक्शन होता है, यानी जो यहाँ पर कोई भी तौलीदी खलिया पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, इन्वॉल्व नहीं है, शामिल नहीं है, उस तरह के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी होती है? तो इस आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पहला प्रोसेस है, इसको कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। क्या कहते हैं उसको? फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है टूटना, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। दूसरा जो प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है फिजन। क्या कहा जाता है इसको?
फीजन, फीजन के अंदर क्या होता है, यहाँ पर भी टूटना होता है, लेकिन ये जो टूटना का अमल होता है ये दो टुकड़ों में होता है, छोटे टुकड़ों में होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है फीजन कि ये एक सेल है, इसके अंदर दो सेल बने, वो क्या हो गए, डिवाइड हो गए, तकसीम हो गए। तो फीजन के अंदर बेसिकली क्या होता है, तकसीम दोई। तकसीम दोई का मतलब क्या होता है, वो दो बराबर के हिस्सों में, दो बराबर के साइज के, दो बराबर बराबर की खलियों में क्या होता है, तकसीम होता है। फिर इसी तरह से है बडिंग। तीसरा जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, बडिंग। बडिंग का मतलब क्या होता है, एक छोटा सा हिस्सा बड़ा होता है और उसके बाद उसका क्या हो जाता है, वो टूट जाता है। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने एक और लफ्ज बोला है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या आप इसको दूसरे लफ्ज में क्या कह सकते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या बोल सकते हैं आप उसको, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो याद रखिए कि यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फंजाई में होता है वो तीन तरह से होता है, फ्रेगमेंटेशन, फीजन और तीसरा कौन सा होता है, बर्डिंग। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है, ये बहुत अहम है, इसको याद रखना है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर गैर जिनसी तौलीद की अगर बात करें तो गैर जिनसी तौलीद बजरों के जरिए है, जिन्हें कोनेडिया या स्पोर एंजियोस्पोर्स या जू स्पोर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज उन्होंने लेकर आया है, वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को दूसरे लफ्ज में हम क्या कह रहे थे, गैर जिनसी। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिस तरह से हम नबाती की बात कर रहे हैं, नबाती तौलीद भी इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पर ये एक और चीज बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक और गैर जिनसी तौलीद होती है, और गैर जिनसी तौलीद होती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अमल होता है, और वो जो अमल होता है वो किसके थ्रू होता है, वो होता है कोनेडिया। वो किसके जरिए होता है, कोनेडिया। या वो जो अमल होता है वो किसके जरिए से होता है, स्पोर एंजियोस्पोर्स। स्पोर एंजियोस्पोर्स, या उसी को क्या कहा जाता है, जू स्पोर। क्या कहते हैं उसको, जू स्पोर। तो स्पोर एंजियोस्पोर, कोनिडिया, या उसी को क्या कहा जाता है, जू स्पोर्स कहा जाता है। और जो जिनसी तौलीद है, जिनसी तौलीद का जो अमल है वो स्पोर्स या एस्कोस्पोर्स या बेसिडियो स्पोर्स। अब यहाँ पर देखिए तीनों भी नाम दिए हुए, स्पोर्स एक तो किसके जरिए हो सकता है, ऊ स्पोर्स, या दूसरा कौन है, एस्कोस्पोर्स, और या वो किसके जरिए हो सकता है, बेसिडियो। किसके जरिए हो सकता है, बेसिडियो स्पोर्स। तो आपको क्या करना है, घर पे आपने तीन खाने बनाना है, तीन खाने बनाना है। इसमें एक जगह लिखना है नबाती, दूसरे लिखना है गैर जिनसी, और तीसरे में लिखना है जिनसी। तीन खाने बना के उनके अंदर नबाती में फ्रेगमेंटेशन, फीजन, बडिंग। गैर जिनसी के अंदर कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर, और जिनसी के अंदर स्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। इस तरह से आपने एक कंप्लीट चार्ट बनाना है और उस कंप्लीट चार्ट को अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है ना। अब मुख्तलिफ जो बजरे होते हैं, मुख्तलिफ बजरे एक नुमाया साख्त बनाते हैं, या वो क्या करते हैं, एक स्पेशल साख्त बनाते हैं। तो कुछ जो बजरे होते हैं, यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले कुछ बजरे जो होते हैं, वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं, साख्त बनाते हैं, जिसको कहा जाता है फ्रूटिंग बॉडी। क्या बोला जाता है इसको, फ्रूटिंग बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आगे आपने पढ़ना है, और भी जगह हम इसको पढ़ेंगे। तो फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं। फिर जिनसी दौर, जो इनका जिनसी दौर होता है वो तीन हिस्सों पर मुश्तमिल है। जो भी फंजाई है, फंजाई का जो जिनसी दौर है उसके अंदर तीन स्टेप्स होते हैं। पहला कि दो मुतहर्रिक या गैर मुतहर्रिक ज़ौजो। अब यहाँ ज़ौजो का मतलब है बजरे के प्रोटोप्लाज्म के मिलने पर, जिसे प्लाज्मोगैमी क्या कहा जाता है, प्लाज्मोगैमी कहते हैं, वो होता है। तो पहला जब फ्यूजन होगा, दो सेल आएंगे, वो एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे, तो वो मुतहर्रिक भी हो सकते हैं, यानी मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। जब वो फ्यूज होंगे तो फ्यूज होने पर उनका प्लाज्मा एक दूसरे से मिलेगा। उस प्लाज्मा के एक दूसरे से मिलने के अमल को कहा जाता है प्लाज्मोगैमी। दूसरा क्या होगा कि फॉर एग्जांपल मैं उसको एक और अच्छे अंदाज में उसको एक्सप्लेन कर देता हूं, बता देता हूं, ताकि आपको और बात समझ में। फॉर एग्जांपल
ये एक स्पोर है, ये दूसरा स्पोर है, इसके पास न्यूक्लियस है, ठीक है। ये जब फ्यूज हो गए तो फ्यूज होने के बाद क्या हो गया, यहां पर इस तरह से ये एक न्यूक्लियस था, ये दूसरा न्यूक्लियस था। तो ये जो सेल है ये उसका क्या है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। यानी आपने क्या कर दिया, उनके ऊपर से सेल वॉल निकाल दिया, तो पीछे जो बच गया होता है प्रोटोप्लाज्म। तो ये दोनों का प्रोटोप्लाज्म जब फ्यूज होगा, तब फ्यूज होने के बाद इसको स्टेप को क्या आ जाएगा, प्लाज्मोगैमी, क्या बोला जाएगा उसको, प्लाज्मोगैमी। फिर दो मरकजों के मिलने पर अब क्या हो गया, ये एक मरकज है, ये दूसरा मरकज है, ये दोनों भी मिल जाएंगे। इनके मिलने पर, इनके फ्यूज होने पर उस स्टेप को कहा जाता है कैरियोगैमी। जो कैरियो वर्ड है, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, या हम कहते हैं मरकजा, क्या कहते हैं उसको, मरकजा कहते हैं या न्यूक्लियस। इसीलिए ये जो स्टेप है जिसके अंदर दो न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ आके फ्यूज हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, तब इस स्टेप को क्या कहा जा रहा है, कैरियोगैमी। फिर इसके बाद जो तीसरा स्टेप होता है वो होता है जाइगोट में तकफीफी तकसीम। क्या होता है, जाइगोट में तकफीफी तकसीम। तो ये दो सेल थे, ये दो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस थे वो न्यूक्लियस भी एक दूसरे से फ्यूज हो गए, अब ये एक न्यूक्लियस बन गया। फिर ये न्यूक्लियस जब बनेगा तो इस न्यूक्लियस के अंदर दो डीएनए, तब हम इसको कहेंगे कि ये कंडीशन कौन सी हो गई, जाइगोट। अब इस जाइगोट के अंदर क्या स्टार्ट होगा, तकफीफी तकसीम। तकफीफी तकसीम का मतलब होता है मियोसिस। क्या स्टार्ट होगा इसमें, तकफीफी तकसीम। क्या स्टार्ट होगा इसमें, तख्फीफी तकसीम यानी मियोसिस। और इस मियोसिस की वजह से क्या बनेंगे, हैप्लॉइड बजरे। क्या बनेंगे, हैप्लॉइड बजरे या हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर याद रखना है कि जब जाइगोट की हम बात करते हैं तो जाइगोट के अंदर डीएनए की दो कॉपी होती है, एक सेल होता है और एक सेल के अंदर डीएनए की दो कॉपी होती है, तब हम उसको क्या कहते हैं, जाइगोट। और जब जाइगोट के अंदर तकफीफी तकसीम होती है, मियोसिस का अमल होता है, तो उसकी वजह से डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल बनते हैं, यानी उनके अंदर जो क्रोमोसोम का सेट होता है वो सिर्फ एक सेट होता है। ठीक, ना अगर हम फंगस में जिनसी तौलीद की अगर बात करें, फंगाई की अगर बात करें, तो फंगाई की जो जिनसी तौलीद है उसको मैंने यहाँ पर डायग्रामेटिक अंदाज में उसको समझाने की कोशिश की है कि फंगस में सबसे पहले अगर हम बात करें जिनसी तौलीद, तो जो जिनसी तौलीद होती है तो उसमें क्या होती है, मुनासिब हम सोहबत वाले दो हैप्लॉइड हाइफा एक दूसरे से करीब आकर बाहम जम हो जाते हैं। तो दो इक्वल हो गए और वो दो हाइफी जो हो गए वो एक दूसरे के करीब आएंगे और उसके बाद वो क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक हैप्लॉइड ये है, दूसरा हैप्लॉइड ये है, ये दोनों भी एक दूसरे के करीब आए और एक दूसरे के करीब आने के बाद वो क्या हो गए, फ्यूज हो गए। ठीक है ना। कुछ जो फंजाई है जिनमें दो हैप्लॉइड खलियों के मिलने पर फौरन बाद ही डिप्लॉइड खलिया यानी 2n बन जाता है, लेकिन दीगर फंजाई में कुछ ऐसे फंजाई भी होते हैं जिसमें एस्कोमाइसीड्स, दूसरा बेसिडियोमाइसीड्स में एक दरमियानी वक्फा जिसको कहा जाता है डाइकैरियोटिक हालत, जहां पर n+n यानी दो मरकजे फी खलिया, एक ही मरकजा है बट उसमें कितने खलिए हैं, दो खलिए होते हैं। एक कंडीशन इस तरह से भी आती है, तो इस कंडीशन में उसको क्या कहा जाता है, इस हालत को कहा जाता है डाइकैरियन। क्या कहा जाता है इसको, डाइकैरियन। और हैयत को फंगस की डाइकैरियोफाइट, क्या कहा जाता है उस हैयत को, डाइकैरियोफेज। क्या कहा जाता है उसको, डाइकैरियोफेज। तो अभी क्या हो गया कि दो सेल आ गए, वो फ्यूज हो गए, लेकिन अभी भी उनके न्यूक्लियस एक दूसरे से नहीं मिले हुए, न्यूक्लियस अभी भी अलग अलग है। तब ये कहा जाता है कि एक ही खलिया है और उसके अंदर दो कैरियो है। कैरियन मतलब न्यूक्लियस, तो दो न्यूक्लियस होने की वजह से उसको बोला जा रहा है पहले तो डाइकैरियन, और इस हैयत को उस फंगस की क्या कहा जाता है, डाइकैरियोफेज। जैसा हम कहते हैं ना कि हर एक फेज होता है, हर एक का एक मरहला होता है, तो ये एक ऐसा मरहला है जिसमें दो एक सेल है और इस सेल के अंदर ये एक न्यूक्लियस है, ये दूसरा न्यूक्लियस है, इन दोनों ने फ्यूज हो जाना चाहिए।
लेकिन ये फ्यूज नहीं हुए, अभी भी ये न्यूक्लियस अलग अलग है। इसलिए हमको इस खलिए के अंदर, एक ही खलिए के अंदर दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं। तो दो न्यूक्लियस दिखने की वजह से उनको बुलाया जाता है डाइकैरियन। और ये जो पूरा फेज होता है, जब तक ये इसी तरह से रहेंगे, दो अलग अलग न्यूक्लियस के फॉर्म में एक ही खलिए के अंदर, तब तक उस फेज को हम क्या कहेंगे? डाइकैरियन फेज या डाइकैरियो फेज। बाद में ये पुश्तीनी मरकज है, जम होकर डिप्लॉयड खलिए बनाते हैं। यानी अब ये पुश्तीनी हो गए, मतलब एंसेस्टर हो गए, पुराने हो गए, आबा व अजदाद की तरह हो गए, तो हम बोलते हैं पुश्तीनी। तो उसी तरह से ये बोल रहे हैं कि ये कुछ दिनों के बाद, यानी जब ये ओल्ड हो जाएंगे, पुराने हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे? डिप्लॉयड बन जाएंगे। कब बनेंगे डिप्लॉयड? जब वो जम हो जाएंगे। तो जब वो एक दूसरे से फ्यूज हो जाएंगे तो वो बन जाएंगे डिप्लॉयड खलिए। फंजाई फिर एक फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं, फिर आगे चल के वो क्या बनाएगा? फ्रूटिंग बॉडी। तो देखिए, पहले हुआ प्लाज्मोगामी, फिर हुआ कैरियोगामी। कुछ के अंदर वो कैरियोगामी बहुत जल्दी हो जाती है, कुछ के अंदर उसको वक्त लगता है। जब इनके अंदर बहुत ज्यादा वक्त लगता है, उनके अंदर एक और स्टेप आ जाती है कैरियोगामी में। वो कैरियोगामी में एक स्टेप क्या आ जाती है? डाइकैरियोफेज। फिर उसके बाद ये होगा कि उनके अंदर फ्यूजन हो जाएगा। नाउ अब क्या हो गया? अब वहां पर बनेगी फ्रूटिंग बॉडी, और फिर उसमें क्या होगा? तकफीफी तकसीम होगी, फिर उसमें क्या बनेंगे? हैप्लॉइड बजरे बनना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से यहां पर याद रखना है कि किस तरह से यहां पर पूरी साइकिल चलती है, किस तरह से वो न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं और फिर आगे वो पूरी साइकिल उनकी चलते रहती है। फिर माइसीलियम जो होते हैं, माइसीलियम बजरों के बनने का जो तरीका है और फ्रूटिंग बॉडीज की जो साख्त है, उस बुनियाद पे खानदान को मुख्तलिफ क्लासों में क्या किया गया है? दर्जा बंद किया गया। इसका मतलब ये है कि किस तरह से बजरे बनेंगे, बजरे बनने का जो तरीका होगा वो किस बुनियाद पर होगा? सेक्चुअली होगा, असेक्चुअली होगा, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड। तो हैप्लॉइड ही बजरे होते हैं, लेकिन वो बनेंगे किस तरह से? दूसरा ये कि वो फ्रूटिंग बॉडी बनेगी जो उनको प्रोड्यूस करने वाली है, वो फ्रूटिंग बॉडी का साख्त किस तरह से रहेगा? इसकी बुनियाद पर इनको कुछ क्लासेस में डिवाइड किया गया, कुछ और छोटे छोटे ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया गया। तो अब वो कौन कौन सी है? तो इनके पास 4 क्लासेस है। एक क्लास जो है इसको कहा जाता है फाइकोमाइसीट्स। जो क्लासेस इनके पास है, उन क्लासेस में सबसे पहली जो क्लास है, उस क्लास को कहा जाता है फाइकोमाइसीट्स। दूसरी जो क्लास है उसको कहा जाता है एस्कोमाइसीट्स। तीसरी क्लास है जिसको कहा जाता है बैसिडियोमाइसीट्स। और चौथी जो क्लास है उसको कहा जाता है ड्यूट्रोमाइसीट्स। तो जो फंजाई है, उन फंजाई की किंगडम की अगर बात करें तो उनके अंदर ये 4 तरह के, जैसा हमने कहा ना एनिमल, एनिमल के अंदर कितने हैं? तो हमने कहा नंबर ऑफ फाइलम में, कितने फाइलम में? 11 फाइलम में। प्रोटिस्ट, सिलेंट्रेट, टिनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन, एशहेल्मिन, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। याद आ रहा है? तो इस तरह से, तो इसी तरह से इनके अंदर भी क्या है? ग्रुप्स, क्लासेस है, क्लास बनी हुई है। फाइकोमाइसिस क्लास, एस्कोमाइसिस क्लास, बेसिडियोमाइसिस क्लास और ड्यूटेरोमाइसिस क्लास। तो यहाँ पर हम 1 बाय 1 इन सबको पढ़ने की, समझने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। नाउ सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फाइकोमाइसिस। फाइकोमाइसिस किसे कहते हैं या इनको फाइकोमाइसिस बोलते क्यों है, उसकी वजह क्या है? तो ये जो फाइकोमाइसिस के जो मेम्ब्रान होते हैं, ये आबी वकू यानी ऐसा हैबिटाट, ऐसी जगह जहां पर पानी है और उस पानी के अंदर सड़ी गली लकड़ी जो कैसी रहेंगी? नम रहेंगी और मरतूब रहेंगी, उन जगह पर ये आपको दिखाई देते हैं। तो फाइकोमाइसिस बेसिकली ऐसे दरख्तों में, प्लांट में, लकड़ियों में आपको दिखाई देंगे जो आबी वकू में, जहां पर नम, वो पूरा हमेशा मॉइस्ट कंडीशन होती है, हमेशा नम होती है और साथ ही साथ मरतूब होती है, उस जगह पर ये दिखाई देंगे। या पौधों पर लाजमी तौर पर ये तूफेलिए के तौर पर दिखाई देंगे। लाजमी तौर पर ये कैसे दिखाई देंगे? तूफेलिए के तौर पर, पैरासिटिक फॉर्म। तो जो फाइकोमाइसिस है, फाइकोमाइसिस आपको कहाँ दिखाई देते हैं? ऐसे जानदार, ऐसे जो अभी है, पानी में रहने वाले हैं, और फिर दूसरा ये कैसे होते हैं? तूफेली होते हैं। माइसीलियम की अगर बात करें, यानी इनके स्ट्रक्चर की अगर बात करें, माइसीलियम की बात करें, तो माइसीलियम ये कैसे होते हैं? आसेप्टेड। आसेप्टेड का मतलब क्या है? आसेप्टेड का मतलब है उनके बीच में सेप्टा नहीं है,
क्रॉस वॉल एब्सेंट है, इसलिए उनको कहते हैं असेप्टेड। और इनके पास क्या होते हैं, कोइनोसाइटिक। ये कैसे होते हैं, कोइनोसाइटिक। ये दिखा है आपको छोटे छोटे, ये छोटे छोटे बजरे, इसको कहा जाता है कोनिडिया। उनसे अगर ये बने हुए तो उसको कहा जाता है कोइनोसाइटिक। फिर इनके पास क्या होता है, गैर जिनसी तौलीद। इनके पास क्या होती है, गैर जिनसी तौलीद। और ये जो गैर जिनसी तौलीद है, ये ज़ूस्पोर्स, जिसको क्या कहा जाता है, मुतहर्रिक बजरे, मुतहर्रिक स्पोर्स या मोटाइल स्पोर्स। जो जू स्पोर्स होते हैं वो जू स्पोर्स कौन से होते हैं, मोटाइल। इसलिए हमने कहा था कि मोटाइल या नॉन मोटाइल, मुतहरिक या गैर मुतहरिक अंदाज में अगर वो फ्यूज होंगे तो उसको हमने आगे बात की थी, इस पहले हमने बात किए थे। तो यहाँ पर जिनसी तौलीद की अगर बात करें तो जिनसी तौलीद में जू स्पोर्स है जो मुतहरिक है, या एप्लानोस्पोर्स। कौन से स्पोर, एप्लानोस्पोर्स, जो कि कैसे होते हैं, गैर मुतहरिक होते हैं, उनके जरिए होती है। तो यहाँ पर जो जिनसी तौलीद है वो या तो जू स्पोर की वजह से होंगी या एप्लानोस्पोर्स की वजह से होंगी। फिर ये जो बजरे हैं, ये बजरे स्पोरेंजियम के अंदर, यानी यहाँ पर एक सैक होता है, एक थैली होती है, उस थैली को यहाँ पर क्या बोला गया है, स्पोरेंजियम। क्या बोला गया उसको, स्पोरेंजियम। तो ये जो बजरे होते हैं ये कहां पर पैदा होते हैं, स्पोरेंजियम के अंदर पैदा होते हैं। फिर जो जाइगोस्पोर है, दो ज़ौजों के जम होने से या फ्यूज होने से बनता है। इसका मतलब क्या है, अगर दो जू स्पोर जाके फ्यूज हो गए, ये एक है ये एक है, तो उसकी वजह से क्या बनेगा, उसकी वजह से जो बनेगा उसको आप क्या बोलेंगे, जाइगोट। यानी जाइगोट बोलने के बजाय आप उसको क्या कह रहे हैं, जाइगोस्पोर। जाइगोट बोलने के बजाय आप उसको क्या बोल रहे हैं, जाइगोस्पोर। जैसा हमने कहा कि अगर दो स्पोर्स, दो बजरे अगर फ्यूज होते हैं तो जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो जाइगोट आती है, और जाइगोट के बाद क्या बनता है, फ्रूटिंग बॉडी। तो यहाँ पर जाइगोट बोलने के बजाय वो क्या बोल रहे हैं, जाइगोस्पोर्स। तो उसके बाद क्या होगा, फिर वहां पर क्या बनेगी, फ्रूटिंग बॉडी बनेगी। फिर ये ज़ौजे जो होते हैं साख्त के एतबार से हम शक्ल होते हैं। ये जितने भी ज़ौजे होंगे, ये अगर आप इनको देखेंगे तो इनकी जो शक्लें हैं वो एक जैसी होंगी। अब जब एक शक्लों वाले ज़ौजे एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे तो उस कंडीशन में उनको कहा जाता है आइसोगैमस। तब उनको क्या कहा जाता है, आइसोगैमस। या फिर इनके अंदर कुछ शक्लें अलग अलग भी होती है, और जब ये अलग अलग शक्लों वाले एक दूसरे से फ्यूज होंगे, एक दूसरे के साथ आके मिलेंगे, तो उनके मिलने पर उसको कहा जाता है एन आइसोगैमस या ऊगैमस। क्या कहा जाता है इसको, एन आइसोगैमस, या उसको क्या कहा जाता है, ऊगैमस। तो यहाँ दो वर्ड याद रखना है, एक है आइसोगैमस, एक है आइसोगैमस, दूसरा कौन है, एन आइसो, एन आइसोगैमस। ठीक है, आइसोगैमस और एन आइसोगैमस। फिर यहां पर इनकी कुछ मिसालें हैं, जैसे म्यूकर, जिसे म्यूकर। फिर इसी तरह से राइजोपस, ये दिख रहा है आपको ब्रेड के ऊपर, ये दिख रहा है म्यूकर, ये है राइजोपस, ये है म्यूकर, जो आपको कहां पर दिखते हैं, डबल रोटी पे दिखते हैं। और एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो जो सरसों पर उगने वाले तुफेली जानवर है। तो ये एल्ब्यूगो है जो सरसों के पत्तों के ऊपर उगते हैं, वहां पर ये तुफेली के तौर पे रहते हैं। यहाँ पर किसी को कोई डाउट, कोई बात है जो नहीं समझ आई, तो यहाँ पर याद रखना है, आपने क्या करना है, इस पूरे टॉपिक को छोटे छोटे टॉपिक्स में, छोटी छोटी हेडिंग्स में डिवाइड करना है। जैसा ये कि इनकी रहने की जगह, फिर रहने की जगह में भी कि ये तुफेलिए है या ये सिम्बायोंट है या ये माइकोराइजा है, या किस तरह की इनकी लाइफ है। फिर इसी तरह से इनके पास जो माइसिलियम बनता है वो कैसा है, फिर इनकी तौलीद जिनसी है या नॉन गैर जिनसी है। इस तरह से आपने क्या करना है, छोटे छोटे पॉइंट्स अगर बनाना है। अगर आप इनको छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे तो आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्या होंगे, क्लियर होंगे। ये म्यूकर बेटा, ये जो म्यूकर है, ये म्यूकर कहाँ होता है, ये म्यूकर भी हमको कहाँ देखने को मिलते हैं, जो रोटी वगैरह होती है उसके ऊपर हमको ये देखने को मिलते हैं ना। इसकी बहुत सारी एग्जांपल है जो पूछी जाती है, उसमें से है सेप्रोलिगेनिया, राइजोपस, म्यूकर, एल्ब्यूगो और पाइथियम। ये कुछ एग्जाम्पल एक्स्ट्रा है जिनको आपने याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद हम बात कर रहे हैं एस्कोमाइसिस। उसके बाद हम किसकी बात कर रहे हैं, एस्कोमाइसिस।
जो एस्कोमाइसीड होते हैं, तो आम जबान में अगर इनकी बात करें तो आम जबान में एस्कोमाइसीड किसको कहते हैं? तो आम जबान में इसे कहा जाता है थैली फंजाई, या ऐसे फंजाई जो थैली नुमा साख्त के अंदर रहते हैं। ये जो होते हैं अक्सर कसीर खलवी होते हैं। ये जो होते हैं ये अक्सर कैसे होते हैं? कसीर खलवी, यानी ये मल्टी सेलुलर होते हैं। फिर जैसे पेनिसिलियम, इसकी एक एग्जांपल है पेनिसिलियम, या ये बहुत कम, अभी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो एस्कोमाइसीड्स हैं, इसका एक पॉइंट आपको याद रखना है, वो क्या है कि एस्कोमाइसीड्स में यक खलवी और कसीर खलवी, ये दोनों भी है। अब अक्सर कैसे हैं? कसीर खलवी। अक्सर कैसे हैं? कसीर खलवी। और दूसरी बात हो रही है कि इनमें से बहुत कम, या हम दूसरे लफ्ज में कह सकते हैं सिर्फ कुछ फंजाई, या दूसरे इंग्लिश में अगर कहा जाता है फ्यू, और अगर कसीर में कहा जाता है मोस्ट, तो मोस्ट ऑफ देम आर मल्टी सेलुलर और फ्यू ऑफ देम आर यूनिसेलुलर और यकल्वी होते हैं। और उसकी मिसाल कौन है? उसकी मिसाल है सैकरोमाइसिस। तो यूनिसेलुलर की मिसाल यहाँ कौन है? सैकरोमाइसिस। और मल्टी सेलुलर की मिसाल कौन है? जो पेनिसिलियम। कौन है? पेनिसिलियम। तो आपने क्या करना है बच्चों, इनका एक चार्ट और इनका एग्जाम्पल अच्छे से याद रखना है, क्योंकि एस्कोमाइसिस ये बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं और ये फेवरेट है सबकी स्टडी का। ठीक है ना? ये कैसे होते हैं? ये सेप्रोफिटिक होते हैं, अभी हमने कहा सेप्रोफिटिक होते हैं। इनके रहने का तरीका क्या होता है? फिर ये डीकम्पोजर्स है, ये कुछ और चीजों को, सड़े गली चीजों का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी गुजारेंगे। इसी तरह से ये तूफेलिए है, यानी ये किसी और की जिंदगी में जाके रहेंगे। और इसी तरह से ये कोप्रोफिलस। एक कोप्रोफिलस क्या होता है? गोबर पर उगने वाले, यानी कुछ ऐसे भी होते हैं जो गोबर के ऊपर भी अपनी ग्रोथ करते हैं। फिर माइसीलियम की अगर बात करें, इनके माइसीलियम की अगर बात करें तो माइसीलियम कैसा होता है? शाखदार और पर्दे वाली, यानी कैसा होता है? सेप्टेड। इससे पहले अगर हमने बात की तो हमने कहा था कि वो नॉन सेप्टेड होते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं? सेप्टेड होते हैं। और इनके पास जो माइसीलियम होती है उसके अंदर जो धागे होते हैं, उन धागों में आपको क्या देखने को मिलेगा? ब्रांचेस देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ उजाती बजरे, उजाती बजरे मतलब आसेक्सुअल स्पोर्स। कौन से होते हैं? आसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। मखसूस तौर पे अगर बात करें तो माइसीलियम के अंदर कोनिडियोपोर्स, कहां पर पैदा होते हैं? वो माइसीलियम के कोनिडियोपोर्स के ऊपर वो पैदा होते हैं। फिर कोनिडिया उगकर माइसीलियम बनाते हैं। बाद में क्या होगा? वही कोनिडिया उभरेगा और उभर के फिर वो आगे चल के फिर क्या बनाएगा? एक माइसीलियम बनाएगा। माइसीलियम मतलब बहुत सारे धागे बनेंगे, बहुत सारे हाइफी बनेंगे, और उन हाइफी से फिर आगे एक माइसीलिया बनेगा। फिर इसी तरह से अगर जाति बजरों की बात करें, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, तो वहां पर कौन होते हैं? एस्कोस्पोर। कौन होते हैं इनके पास? एस्कोस्पोर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, जाति तौलीद के लिए इनके पास कौन है? एस्कोस्पोर। और अजाति तौलीद की अगर बात करें तो उनके पास कौन है? कोनोडियोस्पोर। कौन है? कोनोडियोफोर। कोनोडियोफोर। ठीक है। फिर ये जो होते हैं एस्कोस्पोर, ये थैली नुमा साख, जिसको क्या कहा जाता है? एस्कस। इसी वजह से इनका नाम क्या बना हुआ है? एस्कोमाइसीड। यानी ये जो थैली है, ये थैली कौन है? एस्कस। एस्कस के अंदर क्या होते हैं? ये बनते हैं। फिर ये एस्काई, क्या बोला जाता है इसको? एस्काई या एसाई, मुख्तलिफ फ्रूटिंग बॉडीज, आगे चल के वो क्या बनाएंगे? मुख्तलिफ फ्रूटिंग बॉडीज, जिसको क्या कहा जाता है? एस्कोस्पोर्स में मुरक्किब होते हैं। बाद में क्या होगा? वो फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा और उन फ्रूटिंग बॉडी को क्या बोला जाता है? एस्कोस्पोर्स बोला जाता है, जहां से फिर उनके आगे क्या होगा? जनरेशन होगी, वो नए बनेंगे। कुछ मिसालें इनकी क्या है? तो इनकी एक मिसाल है एस्परजिलस। एक एग्जांपल कौन है? एस्परजिलस। फिर इसी तरह से
क्लेविसेप्स, एक और एग्जांपल क्या है, क्लेविसेप्स। फिर इसी तरह से एक एग्जांपल है न्यूरोस्पोरा। ये मिसालें हैं, इनको आपने याद रखना है। एस्परजिलस, ये ग्रीन कलर की, काली कलर की डिफरेंट टाइप की फंजाई होती है। क्लेविसेप्स, ये भी आपको देखने को मिलेंगे राउंड राउंड शेप के। इसी तरह से न्यूरोस्पोरा होता है। फिर जीनी और बायोकेमिकल तहकीक यानी जेनेटिक और बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए न्यूरोस्पोरो का बेहद इस्तेमाल होता है। यानी जो भी रिसर्च हम करेंगे उस रिसर्च के अंदर किसका इस्तेमाल किया जाता है, मेनली न्यूरोस्पोरा का इस्तेमाल होता है। कुछ मेम्ब्रान जैसे मोरेल्स और ट्रोफिल्स, कुछ ऐसे हैं जिनको कहा जाता है मोरेल्स और ट्रोफिल्स, इनको क्या किया जाता है, खूरदुनी और लिज्जत बख्श समझे जाते हैं। तो कुछ इनमें से ऐसे भी होते हैं जिनको हम फ्रूट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे ट्रफल्स एंड मोरल्स। इनको हम हमारे ग़िज़ाई अजनास के तौर पे क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं। ठीक है, तो ये एक ग्रुप था जो कौन सा था, एस्कोमाइसीस। नाउ उसकी मिसाल क्या है, उसकी मिसालें देखिए, यहाँ पर ईस्ट है, स्पर्जिलस है, पेनिसिलियम है, न्यूरोस्पोरा है और पिज़िज़ा है। तो मेन जो याद रखना है आपको, न्यूरोस्पोरा याद रखना है, और इनको दूसरा नाम क्या दिया जाता है, सैक फंजाई कहा जाता है। ठीक है, नाउ बच्चों इसमें और दो क्लास है, वो दो क्लास को फिर हम जो दूसरी हमारी आज की क्लास होने वाली है उसमें पढ़ेंगे, क्योंकि मुझको निकलना है और ये सारी चीजें वाइंड अप करने में तकरीबन 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, चलिए दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होंगी वो कितने बजे होंगी, कितने बजे, 11:15, 10:45। ठीक है, चलिए दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह फिर हमारी आज और मुलाकात होती, तब तक के 1 घंटे 1.5 घंटे का आपके पास टाइम है, फुर्सत अगर है दूसरा कोई और